माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का या प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, सीबीटी एग्ज़ाम मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, चाहे वह लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो या फिर आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। वैसे भी जीके जीएस के प्रश्न तो हर लेवल पर सेम ही होते हैं और वो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है? कैलिफोर्निया, सिडनी, रोम, लंदन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है और जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। जो एग्ज़ाम में आया था सेम उसी क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सही आंसर होगा डी नंबर। लंदन में सोने का मूल्य निर्धारण किया जाता है। मीन्स उसकी जो संस्था होगी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? जो भी 2015 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन फेमस था और उम्मीद किया जाता है 2020 का जो एनटीपीसी पीटी होगा उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे उसका कार्यक्षेत्र पूछा जाएगा वो किस खेल से संबंधित हैं। तो साजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन बॉक्सिंग, दूसरा ऑप्शन तैराकी, तीसरा ऑप्शन क्रिकेट, चौथा ऑप्शन हॉकी। सही आंसर होगा बी नंबर। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। आपका सही आंसर होगा मीथेन, ए नंबर मीथेन। इसे ही मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगबॉन्ड द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन या फिर फास्फोरस। आपको बताना है वो पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगबॉन्ड द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा डी नंबर। वह पहला तत्व फास्फोरस है जिसकी खोज हनिंगबॉन्ड के द्वारा किया गया था, जिनकी रासायनिक खोज हनिंगबॉन्ड के द्वारा किया गया था। यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस आपका सही आंसर होगा। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तुर्की में, फ्रांस में, स्पेन में या फिर जर्मनी में किया गया था? फुल फेस का जो ट्रांसप्लांटेशन था, प्रत्यारोपण था, वह किस देश में पहली बार किया गया था? और यह 2010 में हुआ था। आपका सही आंसर होगा सी नंबर। स्पेन में 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? मैं आपको पहले पेरिफेरल डिवाइस बता दूं। पेरिफेरल डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा में लगाए जाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड बाहर से लगाए जाते हैं और उन्हें हटाया जा सकता है। तो पेरिफेरल डिवाइस ये ज़रूरी नहीं है कि इनपुट डिवाइस होंगे या आउटपुट, कोई भी हो सकते हैं। आउटपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस भी हो सकते हैं। जिसमें कंप्यूटर को एक्स्ट्रा कोई डिवाइस अगर लगाया जाता है उसमें अपने सुविधा के लिए, तो उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है?
सही आंसर होगा सी नंबर। मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, जबकि मदरबोर्ड इंटीग्रल पार्ट होता है कंप्यूटर का। सर्किट बोर्ड के अंतर्गत मदरबोर्ड लगाया जाता है। सीयू, जिसको सर्किट यूनिट आप बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है। तो यह पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, जबकि अन्य सभी प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये सभी ज़रूरत या आवश्यकता के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब। सही आंसर होगा, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। आईआरएस का फुल फॉर्म अगर आप जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा। आईआरएस सैटेलाइट जो भी था वह किसके लिए प्रयोग किया गया था, किस कार्य के लिए बनाया गया था? पहला ऑप्शन है संचार, दूसरा है उड़ान प्रदर्शन के मापन के लिए, मेजरिंग इन फ्लाइट परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए, और चौथा ऑप्शन है गामा रे एस्ट्रोनॉमी, गामा रे खगोल विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, उपग्रहों का जो आईआरएस श्रृंखला होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आईआरएस, आई से इंडियन, आर से रिमोट, एस से सेंसिंग। तो आईआरएस सैटेलाइट का उपयोग सुदूर संवेदन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा सी नंबर। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, या शरद चंद्र बोस के द्वारा? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की गई थी? शॉर्ट फॉर्म में आईएनए। सही आंसर होगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना बी नंबर आपका सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, और 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्ट में टू क्या है? मीन्स बिट का फुल फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, क्या है आपको बताना है। BIT। तो पहला ऑप्शन है बाइनरी टर्म, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी डेटा, चौथा ऑप्शन है बाइनरी ट्रांसफ़र। अगर आपने एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को दिए होंगे तो आप पूरे सेट में 5-6 प्रश्न तो आपको भी याद होगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आया था। मैंने ऑप्शन को भी चेंज नहीं किया है, सेम ऑप्शन सेम प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हो सकता है 2020 के भी एग्ज़ाम में आपको यही प्रश्न मिल सकता है एग्ज़ाम में देखने को। तो कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्ट मैटू क्या है? सही आंसर होगा बी नंबर। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, जो 0101 करके कोडिंग होता है तो उसे ही हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ए नंबर, कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? आपको कुछ प्रश्न हल्के भी लग रहे होंगे, बट मैंने तो बस जो भी एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो हल्का हो या थोड़ा हार्ड प्रश्न हो, मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां।
सही आंसर होगा बी नंबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। आपको अगर इसके डिटेल में जानना है क्यों फतेहपुर सिकरी में उसने अपनी राजधानी भी स्थापित की थी, क्यों ऐसा किया था, ये सब जानने के लिए आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर मुगल डायनेस्टी 2 वीडियो उसमें आपको मिलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पूरा का पूरा मैंने मुगल डायनेस्टी को एक कहानी के रूप में समझाया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर और नगर हवेली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी आपका आंसर बी नंबर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तब से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद लद्दाख है। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए वो अभी भी सेम ही है, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर रहेगा तो आंसर जम्मू कश्मीर होगा। और पहले जानकारी के अनुसार जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बांटा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, अगर उस समय की बात होगी जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी? किम जोंग उन, किम जोंग इल, किम टू सुंग, किम टू बोंग। उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी? सही आंसर होगा उत्तर कोरिया की स्थापना सी नंबर, किम टू सुंग। इनकी स्थापना में, इनकी नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? आईओ, टाइटन, यूरोपा, गनीमेड। बृहस्पति का चंद्रमा निम्न में से कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा बृहस्पति का जो चंद्रमा है वह बी नंबर, टाइटन नहीं है। टाइटन शनि का चंद्रमा है, जबकि अन्य सभी आईओ, यूरोपा और गनीमेड यह सभी बृहस्पति का चंद्रमा, जुपिटर का चंद्रमा है, यानी जुपिटर का उपग्रह है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसे हम कहते हैं, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट कान के द्वारा, विंटन सर्फ के द्वारा, रे टॉमलिंसन के द्वारा। सही आंसर होगा ए नंबर, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? जेम्स मकीन कैटल, सिगमंड फ्राइड, विल्हेम वुंटेन एंड गुस्ताव फैक्नर। आपको नाम बताना है इनमें से किसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो दिमाग से जुड़ी हुई असामान्यता होती है, जो पागलपन के इलाज के लिए होता है, साइकोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है, उसका एक पार्ट है ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसका जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा सी नंबर, विलियम वुंट। आप बोल सकते हैं इसे। इन्होंने ही
व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति या सम्राट हैं? मतलब भूटान के जो राजा होते हैं वो वांगचुक वंश के हैं, और कौन से राजा अभी वर्तमान में भी वही हैं? आपको नाम बताना है। जिम्मी सिंघिये, उगयेन, जिम्मी खेसर, नामग्याल, जिम्मी। सही आंसर होगा सी नंबर, जिम्मी खेसर नामग्याल। और आप याद रखिएगा, अभी भी भूटान के राजा वर्तमान अधिपति वही हैं, और वो वांगचुक वंश से संबंधित हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? फिर से मैं पढ़ता हूँ। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति है जिसमें मानव वैज्ञानिकों के द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फील्ड वर्क, दूसरा ऑप्शन है यात्रियों का यात्रा वर्णन, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है शोध पत्र। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर, फील्ड वर्क के द्वारा ही मानव विज्ञानियों के द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल की जाती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सही आंसर होगा डी नंबर, यानी गामा किरण ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, लेड, यानी सीसा जिसे आप कहते हैं वो। सही आंसर होगा मानव, डी नंबर आपका सही आंसर होगा। लेड जो है वह मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा बॉडी, तो उसमें कौन सा नहीं है? तो डी, लेड जो है वह नहीं है। जबकि हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन ये सभी मुख्य तत्व के रूप में होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? 1901 में जो पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था वह किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, मलेरिया। सही आंसर होगा ए नंबर, डिप्थीरिया के इलाज के लिए, इसके ही टीके की खोज के लिए 1901 ईस्वी में चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1880, 1857, 1885, 1872। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। जब परमाणु, आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके बाह्यतम कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या परिवर्तित होगा? आइसोटॉप, समस्थानिक, आयन, आवेग यानी चार्ज, तत्व संख्या, एलिमेंट नंबर, क्या परिवर्तित होगा?
तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी एक्सियल बोन नहीं है? कपाल, कपाल का जो बोन होता है उसे हम इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। मेरुदंड का बोन, या फिर कंधा का, या फिर पसली का, कौन सा एक एक्सियल बोन का टाइप नहीं है? फेशियल बोन, एक्सियल बोन, ये सारे आपने पढ़े होंगे, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी नंबर होगा। मीन्स कंधा का जो हड्डी होता है वह एक्सियल बोन नहीं होता है, जबकि अन्य सभी कपाल, क्रेनियम जो है वह अक्षीय बोन होता है, एक्सियल बोन होता है। मेरुदंड एक्सियल बोन होता है। पसली का जो हड्डी होता है रिब्स का, वह भी एक्सियल बोन होता है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डोंट एक्सेलरेट डीएनए, डू नॉट एक्सेलरेट, तेजी से मत चलें। या फिर डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डेजिग्नेटेड नेशनल ऑथोरिटीज। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे के एग्जाम में जो ऑप्शन होता है वह बहुत ही सरल पूछा जाता है। आप ऑप्शन को भी देख के, आपने अगर थोड़ा भी पढ़ाई किया है तो आप वहाँ से भी ऑप्शन से ही आप आंसर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे आरएनए का पूछा जाए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। माउंट कंचनजंगा क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसको करने से मेरे समझ से एक फ़ायदा और होता है कि आपको साथ में 2-3 क्वेश्चन पता चल जाएंगे। और जब पेपर सेट करने वाला जिस समय प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखता है तो वहाँ से उसको कुछ प्रश्न ऐसे ही मिल जाता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ये भी फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कंचनजंगा है। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल्स, ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। जीएसएम जो आप सिम यूज करते हैं, और रिलायंस का सिम आता था रीम का, तो वो जीएसएम सिम आता था। तो आपको बताना है जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है। शायद मैंने ऑप्शन बता ही दिया है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। जी से ग्लोबल, एस से सिस्टम, फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एम से मोबाइल कम्युनिकेशन। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने, विस्कॉन्ट माउंटबेटन ने। सही आंसर होगा सी नंबर, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न इंग्लिश में है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस। बाहरी किला, पृथ्वी का जो ड्रैगन है वो, या फिर पर्पल फ्रंटियर, ये सब किसे कहा जाता है?
पहला ऑप्शन है हिमालय को, दूसरा ऑप्शन है येलो रिवर को, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, और चौथा ऑप्शन है बुक रिटन बाय टॉलकिन। इनके द्वारा J.R.R. टॉलकिन के द्वारा जो लिखा गया बुक है उसका नाम है। आपको बताना है कि किसे पृथ्वी का ड्रैगन, बाहरी किला या फिर पर्पल फ्रंटियर ये सारे चीज कहे जाते हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो चीन की महान दीवार है उसे ही हम पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस, बाहरी किला के नाम से जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? देखिए, इन सब क्वेश्चन की कल्पना आपने नहीं की होगी, और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार यूरोपियन क्लब में खेलने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? मोहम्मद सलीम, बाईचुंग भूटिया, हरमीत सिंह, माइकल चोपड़ा। आपका सही आंसर होगा ए नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी जो थे वह ए नंबर सही होगा, यानी मोहम्मद सलीम। ये पहला फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेला। चार्ल्स कोरियो कौन था? एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। आपको बताना है चार्ल्स कोरियो कौन था। सही आंसर होगा डी नंबर, एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे चार्ल्स कोरियो। कन्फ्यूशियस कौन था? तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, एक चीनी दार्शनिक, चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, कोरियाई सामंत। आपको बताना है कन्फ्यूशियस कौन था। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी एक चीनी दार्शनिक का नाम कन्फ्यूशियस था। लैसेडिव सागर या लैकेडिव सागर भी आप कह सकते हैं, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर या फिर मालदीव सागर के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी लक्षद्वीप सागर को ही लैकेडिव या लसाडिव सागर कहा जाता है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा लक्षद्वीप सागर। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सी राजगोपालाचारी ने? कि कौन सा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन के बाद नियुक्त हुए थे? सही आंसर होगा डी नंबर, सी राजगोपालाचारी माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन लगाधा, तीसरा ब्रह्मगुप्त, चौथा लल्ला। तो आपको बताना है पहले उपग्रह का नाम क्या था। सही आंसर होगा ए नंबर, आर्यभट्ट। 1975 के लगभग में यह पहला उपग्रह छोड़ा गया था और इसका नाम आर्यभट्ट था। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन सर्किट पेरिफेरल यूनिट, चौथा ऑप्शन कंट्रोल्ड पावर यूजेज।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सीपीयू का फुल फॉर्म बी नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट। तो आपसे कभी सीयू का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो कंट्रोल यूनिट, या फिर एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों सीपीयू के ही पार्ट होते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस टू मेमोरी, रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मशीन। आपको बताना है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा आपका सही आंसर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए नंबर आपका सही आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? एक रेलवे स्टेशन के रूप में, एक आर्ट गैलरी के रूप में, शिक्षा का एक केंद्र के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में। यह कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। आपको बताना है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है वह किस रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, यह एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? पहला ऑप्शन लोहा, सल्फर, सिलिकॉन, पोटेशियम। दूसरा ऑप्शन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तीसरा ऑप्शन प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम या नियोन। और चौथा ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको बताना है इसके 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 अमीनो एसिड के मुख्य तत्व होते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी होगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आपको प्रतिदिन जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं एक प्रैक्टिस सेट रोज़ करवाऊँगा, और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप कृपया नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे आपका एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 4 के साथ।